वेलकम स्टूडेंट। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीके का जितना भी सिलेबस था मैंने एक एक करके पूरा प्लेलिस्ट बना दिया था। और अगर आपने देखा तो आपको एडवांस बधाई यूपी पुलिस में सिलेक्शन होने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने वही चुन चुन के प्रश्न लिया जो पेपर में आए आपके 23, 24, 25 और 30, 31 को छपने वाले हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारियाँ, ठीक है। आज जो क्लास आपकी है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अब तक 1999 से बात करें या जब से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, जब से अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं मैं एक एक सिलेबस को मतलब एक एक स्टेप को कवर करूंगा। तो आज हम यूपी पुलिस के हिंदी के प्रश्न अब तक जितने बने हैं सभी को केवल इसी वीडियो में कवर करूंगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में लेना है तो इस वीडियो की हिंदी को आपको देखकर ज़रूर जाना है। इसमें सभी को एक एक करके कवर किया गया है। इसी वीडियो को देखने के बाद आपका हिंदी पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेम ऐसे रीजनिंग के सेम हिंदी, और हिंदी तो आज मैं कवर करवा रहा हूँ, सेम रीजनिंग के सेम प्रश्न और ऐसे मैथ के और साथ में जीके के मैं एक एक करके फिर से कवर करवाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? श्यामल किस, तो आपको इसका आंसर सबसे पहले बताना है। तो श्यामल जो है वह सांवला होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ एक एक पॉइंट को कि देखिए यहाँ पे तत्सम तद्भव कुष्ठ का तत्सम होता है। तो कुष्ठ का तद्भव होता है कोढ़, अमूल्य का तद्भव अमोल, पुस्तक का तद्भव पोथी और अंग प्रोछा का अंगूछा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। क्या होगा? शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो शाखा मृग जो है वह किसका है? बंदर का है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शाखा मृग एक का पर्यायवाची शब्द बंदर होगा। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, कपि, मरकट, वानर, कपीस आदि। ये सभी बंदर के पर्यायवाची हैं। और हाथी गज का पर्यायवाची है और सिंह जो है वह शार्दूल का पर्यायवाची है। ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युद्धपोत। उसको हम क्या कहते हैं? युद्धपोत, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए यहाँ पे मर्मज्ञ के बारे में बताया गया है। किसी बात को गूढ़ रहस्य जानने वाले को क्या कहा जाता है? मर्मज्ञ कहा जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। क्या होगा? किस विकल्प में से शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है? देखिए जरा, इस जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा और इस जरा का अर्थ होता है थोड़ा, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। नीड मीस होता है घोंसला, नीर मीस होता है पानी, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पे जो अनल दिया गया है ये होता है वायु का, सॉरी दोस्त, ये होता है आग का, लेकिन यहाँ पे पवन का दिया गया है, तो ये गलत है। अनल जो होता है वो आग का होता है, अनिल जो होता है वो वायु का होता है। तो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा। और गज का हाथी और गज का माप भी होता है, तो डी भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा। अब देखिए खिड़की खुलने से होगा कि खिड़की खुलने पर। तो अब यहाँ पे जो से है ये कौन सा है? ये कौन सा वर्ड होगा? ये कारक शब्द होगा, ये आपको पता है। से न हो के पर होना चाहिए, तो कारक संबंधी अशुद्धि है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। जो मैं ये सेट करवा रहा हूँ, जो आपका पेपर निरस्त हुआ है 18 फरवरी 2024 का फर्स्ट शिफ्ट, उसको कवर करवा रहा हूँ। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है।
निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आपसे पूछा गया है किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो समुद्रों के जो नाम है वो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नदियाँ के जितने नाम हैं जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा के जितने नाम होते हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि जितनी होती है ये सभी स्त्रीलिंग होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। एक वचन में होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दल दो है या एक वचन में होता है। लेकिन हस्ताक्षर, रोमकूप और लोग ये सभी के सभी किस में होते हैं, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। आपको बताना इसमें कौन सा कारक है। तो देखिए में किसमें होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अधिकरण में पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बना कर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए बना कर शब्द में पूछा गया है कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ अगर हम देखें जो कर है एक प्रत्यय शब्द है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। प्रत्यय जो होता है वो पीछे जुड़ता है, उपसर्ग जो होता है वो आगे जुड़ता है, ये भी याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। देखिए तरावट में मूल शब्द और प्रत्यय, जो प्रत्यय है वह है आवट, ठीक है, और जो मूल शब्द है वो है तर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। तो आराम कुर्सी में कौन सा समास है, तो देखते ही आपको पता चल गया होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्यों होगा, तो आराम कुर्सी शब्द में अव्ययी भाव समास है जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो। ये पॉइंट याद रखना, जिसका प्रथम पद प्रधान हो वह अव्ययी हो, अव्यय भी हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का जो तद्भव रूप होगा वह लक्ष्य होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पे आप कुछ तद्भव को देख लीजिए। कर्पूर का जो तद्भव होता है कपूर होता है, कार्य का तद्भव काज होता है, और वानर का तद्भव बंदर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जैनेन्द्र का जो संधि विच्छेद होगा जैन प्लस इंद्र होगा, जैन प्लस इंद्र होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो विवरण चिन्ह की अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन बी में दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। विशेषण संख्या को दर्शाता है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। ठीक है, दर्जन जो है ये विशेषता भी बताता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेषण जो होते हैं आपको पता है 4 होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं आप देख सकते हैं। कौन कौन से विशेषण, तो सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, मच्छर भिन भिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ठीक है, कौन सी क्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाम धातु क्रिया। जो शब्द में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, मच्छर भिन भिनाते, इस वाक्य में नाम धातु क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे बताना, अपनाना, चिकनाना, उपराना, ये सभी के सभी क्या हैं, नाम धातु क्रिया हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपूर्ण वर्तमान काल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, काल आपको पता होना चाहिए। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगला प्रश्न आपके सामने, मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में वाच्य क्या होगा। तो देखते ही पता चल गया, इसमें होगा कर्मवाच्य, कृतवाच्य,
कृतवाच्य होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृतवाच्य। देखिए मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में कृतवाच्य है। क्रिया के, यहाँ पे आप समझिएगा, क्रिया के उस रूपांतरण को कृतवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। किसका? कर्ता। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया, यहाँ पे मजदूर द्वारा अगर कुल्हाड़ी से कह दिया जाता तो यहाँ कर्म की प्रधानता हो जाती, तब हम क्रमवाच्य कहते। लेकिन यहाँ पे जो कहा गया वो कर्ता की प्रधानता दे दी गई है, इसलिए कृतवाच्य हुआ है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। वाच्य जो होते हैं या वाच्य दो होते हैं, सकर्मक अकर्मक दोनों से भी बनते हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब वाच्य के जो प्रकार होते हैं तीन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, बहु और भाववाच्य, ये तीन वाच्य होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ठिठक जाना का मतलब होता है रुक जाना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ शब्द का जो विलोम होगा वो अनभिज्ञ होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उसको बताने से पहले मैं यहाँ दिखा दूँ। सर्वज्ञ का विलोम होता है अल्पज्ञ, कुटिल का जो विलोम होता है सरल, और साधु का जो विलोम होता है असाधु। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आँख चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना। देखिए जो लोकोक्ति होती है वो अपने आप में पूरा होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने रस काव्य हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 काव्य रस हैं। अब देखिए यहाँ पे हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल 10 काव्य रस हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी माना है? 8। आपसे पूछा जा सकता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए जो, सो, जिसका, ये सभी के सभी संबंधवाचक हैं, लेकिन आपको नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, नील गगन सा शांत हृदय था, नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए सम सरिस सासी, सम सरिस सासी अगर कहीं पे आता है तो वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे सा आ गया, या सम आ जाए, या सरिस आ जाए, या सी आ जाए, तो ये क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। देखिए अलंकार आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के हैं, तो अलंकार जो है मुख्यतः 2 प्रकार के हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। संस्कृत में जो अलंकारों की संख्या वो 3 है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए हरि मीन्स सर्प होता है, हरि मीन्स सिंह होता है, और हरि मीन्स सूर्य होता है, लेकिन दूध नहीं होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट है, इनको भी हम देख लेंगे। अंक का मतलब गोद भी होता है, अंक का मतलब चिन्ह भी होता है, और अंक का मतलब भाग्य भी होता है। अंश का अगर बात करें तो अंश का मतलब हिस्सा भी होता है, कोण का अंश भी होता है, और किरण भी होता है। अक्ष का मतलब आँख होता है, धुरी होता है, आत्मा होता है, और पहिया भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो देखते ही पता चल जाएगा, इसका करेक्ट आंसर कुंडलिया होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है। देखिए छंद का दूसरा नाम पिंगल भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। और कुंडलिया जो है वह विषम मात्रिक छंद है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए यहाँ पे गद्यांश पढ़ के उत्तर देना है, तो इसका उत्तर आप आसानी से बता सकते हैं, इसलिए मैं इन गद्यांश को 27 से 31 प्रश्न तक छोड़ दे रहा हूँ। हम नेक्स्ट प्रश्न 32 की तरफ बढ़ते हैं। सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो सूरसागर, साहित्य लहरी, ये सभी कौन लिखे हैं? ये सूरदास जी लिखे हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरसागर कृति के कवि सूरदास जी हैं। सूरसागर की
भाषा क्या है, ब्रिज है। सूरदास भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं सूर सारावली, साहित्य लहरी, नागलीला, गोवर्धन लीला आदि है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहारी हिंदी का विकास। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो देखते ही आपको पता चल गया होगा, मागधी भाषा से, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। बिहारी हिंदी की विकास, जो हिंदी का विकास है वो मागधी भाषा से हुआ है। मागधी भाषा के अंतर्गत 4 भाषाएं हैं, बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भीतर और बाहर या किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि आप भीतर जाएंगे या बाहर तो स्थान परिवर्तित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? देखिए, मेघ का मतलब होता है बादल और नीरद का मतलब भी होता है बादल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ पर्यायवाची उन्हें भी देख लेते हैं। सफरी का पर्यायवाची शब्द मत्स्य मतलब मछली, मीन, झख, जलजीव होता है। सूर्यपुत्र का पर्यायवाची यम, जीवतेश, कृतांत, अंतक, धर्मराज होता है। और शंभु का बात करें तो शंभु का पर्यायवाची नीलकंठ, शंकर, गंगाधर, भोलेनाथ, चंद्रशेखर, गिरीश, पशुपत, शिव, महेश होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कुल और कुल श्रुति संभिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, इस कुल का मतलब होता है कुल, तो कुल होता है ये होता है वंश, ठीक है, आप किस कुल के हैं, और इस कुल का मतलब किनारा होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ और है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके देखिए, दिन का क्या होता है, दिवस होता है। दीन का क्या होता है, दरिद्र। और कृपण कंजूस, कृपाण कटार, ठीक है। बात का वचन, वात का हवा, और कस का चाबुक, और इस कस का कसारटी, और कपि का बंदर। रूपी का मतलब घिरनी, अली का मतलब भंवरा, और इस अली का मतलब होता है सखी। तो इन पॉइंट को भी देख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। देखिए, जो फेंक कर चलाया जाता है उसे हम अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में लेके चलाया जाता है मतलब साथ में रख के चलाया जाता है उसे शस्त्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पे फेंक के बात किया गया है तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ पॉइंट हम और देखेंगे। मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं, जिसे मोक्ष की कामना हो उसे मुमुक्ष कहते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं, और किसी के उपकार को न मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता जो है वो वाल्मीकि हैं, ये भी पॉइंट पता है। और रामचरितमानस के जो रचयिता हैं वो तुलसीदास हैं, ये भी पॉइंट आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं, या भारतीय ऋषि परंपरा के वही महापुरुष हैं जिन्हें विश्व का पहला कवि होने का गौरव प्राप्त है। पूछा जा सकता है विश्व का पहला कवि होने का गौरव प्राप्त तो किसका हो? महर्षि वाल्मीकि को, ठीक है। देखिए, तुलसीदास की कुछ रचनाएं हैं, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल आदि। ये तुलसीदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, इनको याद रखना है। बाण भट्ट की जो प्रमुख हैं, हर्षचरित, कादंबरी है, इन्हें भी याद रखना है। वात्स्यायन की बात करें तो कामसूत्र, न्याय सूत्र और भान्य, ये सब किसकी हैं? न्याय सूत्र, भान्य वात्स्यायन की हैं, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए, हम लोगों ने एग्ज़ाम 18 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट को कवर कर लिया है। अब हम लोग कवर करेंगे 18 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट को। हम उसके एक एक प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। दूसरे सेट का निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए, याचक का जाचक होता है, सही है। अक्षर का आखर होता है, ये भी सही है। और घट का घड़ा होता है, ये भी सही है। भित्ति का भाई, ये बिल्कुल गलत दिया गया, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं भित्ति का क्या होता है, भीत या भीति होता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप सही देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम
शब्द कौन सा होगा? तो देखते ही पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। सेठ शब्द का जो तत्सम होता है वो श्रेष्ठी होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विकल्प में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए, वागेश्वरी, शारदा, भारती, ये तीनों के तीनों हैं माँ सरस्वती के पर्यायवाची, लेकिन कामिनी नहीं है। तो कामिनी जो होता है वो नारी का पर्यायवाची होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेंगे कुछ। देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? वागेश्वरी, शारदा, भारती। ठीक है, क्या है? वागेश्वरी, शारदा, भारती। और कामिनी किसका है? नारी का पर्यायवाची। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सरस्वती के कुछ पर्यायवाची और है, बीड़ा पाड़ी, वागदेव, महाश्वेता, हंसवाहिनी। नारी के कुछ पर्यायवाची हैं, वनिता, औरत, स्त्री, महिला आदि। इस पॉइंट को भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, परिव्राजक, जो कि ऑप्शन आपके सामने कहाँ पे दिया गया? ए में दिया गया है, परिव्राजक। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत नियत का सही अर्थ भेद चयन कीजिए। देखिए, एक नियत यहाँ पे है, तो ये होता जो है और एक नियत है। तो इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें, तो जो इस नियत का अर्थ है, इस नियत का इसका होता है निश्चित, और इस नियत का होता है इरादा। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। क्या होगा? निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि हैं? देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक का धर्म है। अगला है, वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। तो यहाँ पे मुहावरे संबंधी अशुद्धि बताना है। देखिए, यहाँ पे तो सब सही लिखा गया है, लेकिन पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पे हवाइयाँ दौड़ने लगी, नहीं हवाइयाँ उड़ने लगी। तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, किस में सभी विकल्प जो हैं स्त्रीलिंग है, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे देखते ही पता चल गया है, गरुड़ पुल्लिंग में आता है, नर्मदा तो सही है, लेकिन शीशम ये भी नहीं होगा सभी शब्द। समाधि दी जाती है, दीमक लग जाती है, दोनों के दोनों स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गुरु शब्द का बहुवचन। तो गुरु शब्द का गुरुजन कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? देखिए, अपादान का मतलब अलग होना, तो मेज से पुस्तक गिरी है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं कम टाइम में अधिक से अधिक प्रश्न करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका जो पेपर है बिल्कुल कम समय बचा है। तो प्लीज़ क्लास को इग्नोर नहीं करना, अपने मित्र तक शेयर जरूर करना है, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो स्वर्णिम में जो प्रत्यय है वह इम है, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे सम प्लस ग्राम होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो देखिए, अव्ययी भाव का पहला शब्द पूरा होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देखते ही आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। उपसर्ग जिस शब्द में आगे लगा है वही अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। या प्रथम पद अव्यय हो, तो भरपूर में करेक्ट दिख रहा है कि यह एक अव्ययी भाव समास है। कुछ अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, यथाशक्ति, आमरण, भरपेट, ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो देखिए, यहाँ पे तू, तुम, तेरा जो है ये क्या है? ये जो है ये मध्यम पुरुषवाचक है, ये आपको याद रखना है।
मध्यम पुरुषवाचक है, और जो मैं मुझे मेरा होता तो वो उत्तम पुरुषवाचक होता, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और जो कि वह यह, ठीक है, इस ऐसे शब्द होते वह तो वो अन्य पुरुषवाचक होता, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे देख भी सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम में मैं, हम, मैंने, मुझे, हमारा। मध्यम पुरुष में तुम, आप, मुझे, तेरा। अन्य पुरुष में ये, वह, यह, वह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है लघुत्सव शब्द में संधि विच्छेद। तो लघु प्लस उत्सव होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें संधि की बात करें तो ये एक दीर्घ संधि है, जो कि आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं से या दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। तो दो शब्दों को जो जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे योजक चिन्ह कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, जैसे माता पिता, राधा कृष्णा, सीता राम। ये पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न है घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो घाव पर नमक छिड़कना के जो मुहावरे का अर्थ है दुखी को और अधिक दुखी करना, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है मूक का विलोम शब्द क्या होगा। मूक का जो विलोम शब्द होगा, मूक का मतलब जो बिल्कुल नहीं बोलता है, वाचाल का मतलब है जो अधिक बोलता है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ विलोम और देखेंगे, हास्य का रुदन होता है, सांप का वरदान होता है, गौड़ का मुख्य होता है, और मूक का वाचाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बेकार से बेगार भली, बेगार से बेगार भली। क्या दिया गया है, बेकार से बेगार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो जो मिल जाए वही काफ़ी है। मन शुद्ध है तो सब ठीक है, गलत है। निकम्मा बैठने से अच्छा कुछ करना अच्छा है, ठीक है, और बिल्कुल अनपढ़ होना। तो इसमें अगर दोनों में अगर हम बात करें तो जो कि सही अगर हम देखें तो करेक्ट सी सही हो जाएगा। बेकार या मतलब निकम्मा मतलब बैठे रहने से अच्छा है कुछ जो मिल जाए, कुछ करना ही अच्छा है, तो निकम्मा बैठने से कुछ करना ही अच्छा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होगा वह क्या होगा, विस्मय होगा। करुण का शोक होगा, ये भी पॉइंट याद रखना है। शांत का निर्वेद होगा। अब क्रोध किसका होगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। चलिए आप देख लीजिए, यहाँ पे रौद्र का क्रोध होता है, करुण का शोक होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, और शांत का निर्वेद अस्थायी भाव होता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया अर्धसममात्रिक छंद कौन सा है। तो देखिए जो रोला और चौपाई होता है ये दोनों के दोनों सममात्रिक छंद हैं। कुंडलिया जो है यह विषम मात्रिक छंद है, लेकिन दोहा जो है यह एक अर्धसममात्रिक छंद है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन छंद के पहले और तीसरे, ठीक है, और दूसरे और चौथे चरणों की मात्राओं या वर्णों की समानता हो वह अर्धसममात्रिक छंद होता है। एग्जाम्पल दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला। और रोला और चौपाई क्या है, यह एक सममात्रिक छंद है। कुंडलिया क्या है, तो यह एक विषम मात्रिक छंद का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है। मैं आपको बता दूं अधिकतर जितने अलंकार होते हैं अगर उसमें योजक चिन्ह लग गया इस तरह तो 90% आप, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप रूपक अलंकार समझ लीजिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर वैसे जानना चाहें तो राम कृपा भव निशा सिरानी इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर भी अगर बात करें तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है अंक का अनेकार्थ शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अंक का मतलब संख्या, देखते ही पता चल गया, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंक के कुछ और हैं, जैसे अंक का गोद भी होता है, चिन्ह भी होता है, भाग्य भी होता है, ये भी पॉइंट याद रखना है। देखिए यहाँ गद्यांश पढ़ के उत्तर देना है 27 से 31 तक, तो इसका आप उत्तर आसानी से पढ़ के दे सकते हैं, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है।
तो काम सूत्र जो है वह वात्स्यायन की है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। देखिए दोस्त, मैं इतना तेज़ी से इसलिए करा रहा हूँ, टाइम कम है, आपको कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट मिले। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ क्लास को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसको देख लेंगे। वात्स्यायन, कामसूत्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य का है, हर्षचरित बाणभट्ट का है और नाट्यशास्त्र भरत मुनि का है। इन पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो देखिए, संत कबीर की जो कृति है वो साखी शबद रमैनी किसकी है, आपको पहले सबसे पहले बताना है। साखी शबद रमैनी ये किसकी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और संत कबीर की बात करें तो जो बीजक है वो किसकी है, वो संत कबीर की है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीजक किसकी है, संत कबीर की, यामा महादेवी वर्मा की, मृगावती अगर बात करें कुतुबुन की, और सूरसारावली सूरदास की है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो देखते ही पता चल गया होगा कि विद्यापति, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महाकवि विद्यापति को मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि के रूप में जाना जाता है। वह शिव के भक्त थे। उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति बैसड़ों की गीत भी लिखे हैं। उन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण देखते ही पता चल गया, जो क्रिया की विशेषता बताए, जैसे धीरे धीरे, या एक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना। निम्न में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरारी जो है कृष्ण का शब्द का पर्यायवाची है। तो आप समझ सकते हैं। और गोविंद, गोपाल, माधव भी, केशव और देवी नंदन भी कृष्ण शब्द का पर्यायवाची होता है। ये भी पॉइंट याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पाणी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, पानी का मतलब जल होता है, पाणी का मतलब हाथ होता है, तो बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संकालू, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। बताने से पहले 38 प्रश्न जो आए थे वो भी मैंने कवर कर दिया। अब हम लोग देखेंगे 17 फरवरी 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके हिंदी के सभी प्रश्न को एक एक करके कवर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस सभी शब्द तत्सम है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ गधा हो गया, जो कि पहले ही ये तत्सम नहीं है। नव्य स्वर्णकार, ये दोनों शब्द के शब्द तत्सम है, तो बी इसका करेक्ट होगा। पलंग, पीला, ये भी नहीं है। पर्यंग होता है, ये भी गलत है। डंडा, नाक, ये भी गलत है। तो सभी शब्द तत्सम केवल ऑप्शन बी में दिया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, गधा का तत्सम गधर्व, पलंग का पर्यंग, डंडा का दंड, नाक का नासिका, कुम्हार का कुंभकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। नलिन और राजू शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो नलिन और राजू जो है यह कमल शब्द का पर्यायवाची है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमल शब्द के कुछ पर्यायवाची और होते हैं, पंकज, नीरज, पुंडरीक, उत्पल, कोकनद, तोयज, ये सब कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पूरब और उत्तर के बीच के दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है वह ईशान होती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इस पॉइंट को याद कर लेना, इससे एक प्रश्न बनेगा। पूरब और उत्तर की दिशा को ईशान, पश्चिम और उत्तर दिशा को वायव्य, ठीक है। पश्चिम और दक्षिण दिशा को नैऋत्य और पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है? प्राकृत का इसका बताना, प्रकृत और प्राकृत। तो एक भाषा, यथार्थ कि शशधर, शशिधर। तो इसका शशधर मतलब चांद, शशिधर मतलब शिव,
वर्ण वर्ण तो यहाँ पे आपको बताना है रंग घाव विष विष धन जहर। तो सही अर्थ बताना है। तो देखिए यहाँ देखते ही पता चल गया इसका विष का मतलब होता है जहर, लेकिन यहाँ धन बताया गया, ये पहले ही गलत है। इस वर्ण का जो होता है वो घाव नहीं होता, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रकृत और प्राकृत, यहाँ पे एक भाषा जो है और यथार्थ जो बताएगा ये भी हमें बिल्कुल गलत दिख रहा है। ठीक है, शशिधर मतलब चांद होता है और शशिधर मतलब शिव होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो देखिए इसका आंसर हम लोग जानेंगे। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा है, ऑफिस में बैठकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, पहला गलत है। 10 बजने को 15 मिनट हैं, ये भी इस टाइप का नहीं बोला जा सकता, ये भी वाक्य बिल्कुल गलत है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, जो कि बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है। लड़के अध्यापक को प्रश्न, इस तरह नहीं कहा जा सकता, क्वेश्चन मार्क पीछे चिन्ह भी नहीं है, तो इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे पराधीनता, मुद्रिका और अजवायन। देखिए मुद्रिका अंगूठी, जो मुद्रिका की जैसे आप कोई वर्ड बनाएंगे पराधीनता होती है, यहाँ बात करें तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द बनना है, मुद्रिका स्त्रीलिंग बनना। अजवाइन तो साफ साफ स्त्री दिख रहा है। बिहार, बिहार में कांड होता है, बिहार के लोग अच्छे होते हैं, होती नहीं होता है, तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो देखते ही पता चलेगा, प्राण, दर्शन, सोना, हस्ताक्षर। तो यहाँ पे हम बात करें तो जितने मटेरियल नाउन होते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं, सभी के सभी एक वचन में होते हैं, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो देखते ही पता चल गया होगा, संबोधन कारक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द आपको बताना है, तो देखते ही पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर डी जो है, या एक तद्भव शब्द है। काज जो है तद्भव है, इसका तत्सम कार्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखते ही पता चल गया होगा अभी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 11 नंबर, रक्त रंजित शब्द का कौन सा समास है शब्द में? तो देखते ही पता चलेगा, रक्त से रंजित, जिसमें कारक जुड़ रहा है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास की बात करें तो समास अगर आपसे पूछा जाए तो समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास। ये पॉइंट याद रखना है। क्यों, कब, कौन बताना है। सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है? तो देखते ही पता चल गया होगा, यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर सर्वनामों का भेद पूछ लिया जाए तो सर्वनाम की जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक का जो एग्जाम्पल है मैं तुम, निश्चयवाचक का एग्जाम्पल यह वह, अनिश्चयवाचक का कोई कुछ, और संबंधवाचक का जो सो, प्रश्नवाचक का कौन क्या, और निजवाचक का आप या आपने और या खुद होता है। ये पॉइंट याद रखना है। मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद का चयन करें, तो मदिरालय में जो होगा वो होगा मदिरा प्लस आलय, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए यहाँ पे उस बताने से पहले कालांतर का जो होता है, काल प्लस अंतर, दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, इस तरह संधि विच्छेद किया जाता है। हिमालय का संधि विच्छेद हिम प्लस आलय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद पुस्तक प्लस आलय, भोजनालय का संधि विच्छेद भोजन प्लस आलय होता है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास पे, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है?
देखिए अवतरण चिन्ह को, तो यहाँ पे देखते ही पता चल गया होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। निर्देशक चिन्ह की पहचान, कोष्टक चिन्ह की पहचान, योजक चिन्ह की पहचान, अवतरण चिन्ह और अर्धविराम चिन्ह की पहचान आप देख सकते हैं। सतसई शब्द में किस प्रकार का संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो देखते ही पता चल गया होगा सतसई, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुच्चय बोधक विशेषण, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा जा सकता है गणनावाचक में जब 1 2 3 4 5 इस तरह होता है तो गणनावाचक विशेषण होता है। आवर्तीवाचक विशेषण में जब 2 गुना 3 गुना 4 गुना पीछे ना जुड़ जाए तो वहाँ आवर्तीवाचक विशेषण होता है। ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखना है। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए तो इसमें देखते ही आपको पता चल गया होगा कि पायल से चिट्ठी लिखवाई गई है, तो यहाँ पे प्रेरणा से दूसरे से काम करवाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आहट जो पीछे है वह एक प्रत्यय शब्द है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। आगे बात करें, नेक्स्ट है राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें हो जाएगा कृतवाच्य, जो कि ऑप्शन बी में राम अभी सोएगा, जो कि बी में दिया गया है। जो वाच्य होते हैं वो 3 होते हैं, कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है, तो साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते ही पता चल गया होगा। परोक्ष का विलोम शब्द बताना है, तो परोक्ष का जो होता है वह होता है प्रत्यक्ष, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। परोक्ष का जो विलोम होगा वह क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन होगा? जान चली जाए पर पैसा न जाए, अत्यधिक कंजूस होना, या पैसे का बहुत मोह होना, या पैसा ही माँ बाप दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर है जान चली जाए पैसा ना जाए। ये इस तरह एग्जाम्पल कभी नहीं बनाया जा सकता है, जो कि अत्यधिक कंजूस होना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है वो रौद्र रस का अस्थायी भाव है। ठीक है, उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। भयानक जो है वो डर या भय का स्थायी भाव है। विभत्स जो है ये घृणा का स्थायी भाव है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रौद्र, क्रोध, वीर, उत्साह, भयानक, भय और विभत्स जुगुप्सा या घृणा का स्थायी भाव है। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखते ही पता चल गया होगा कि सी द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सोरठा छंद का प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। और सोरठा जो होता है वह दोहा का उल्टा होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपमा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? देखिए भाग का मतलब हिस्सा भी होता है, भाग का मतलब बांटना भी होता है और भाग का मतलब भागना भी होता है, लेकिन ब्याज नहीं होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य में काल बताइए। तो देखिए इसमें जा चुका है पूरा हो चुका है, तो पूर्ण वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल दोनों बन सकता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गद्यांश पढ़ के उत्तर देना है, तो 27 से 31 आप गद्यांश पढ़ के इसका उत्तर दे सकते हैं, इसलिए मैं इनको इग्नोर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो देखते ही पता चल गया होगा संत रैदास की जो शिष्या थी वो मीराबाई थी, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है?
देखिए तो जो बांगरू है यह पश्चिमी हिंदी से भाषा संबंध रखती है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतवाचक क्रिया विशेषण है। आपको बताना है, तो नहीं देखते ही निषेधवाचक क्रिया विशेषण होगा जो कि ए में दिया गया है। ठीक है। आगे हम देखेंगे, यहाँ से पूछा भी जा सकता है रीतवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं, तो 7 प्रकार के हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। कारण बोधक, निषेधवाचक, स्वीकार बोधक, प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक और प्रश्न बोधक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। तो समुद्र शब्द का जो पर्यायवाची होगा आपको बताना है, तो देखते ही पता चल गया होगा रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है जो कि बी में दिया गया है। और समुद्र के कुछ पर्यायवाची पायोध, पारावार, ठीक है, नदीस, वारिध, जलधि और नीरनिध, ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में सही अर्थ आपको बताना है। तो देखिए जो मेघ होता है वो क्या होता है, बादल होता है। ठीक है। और जो मेध होता है वो क्या होता है, तो पता चल गया ऑप्शन नंबर डी यज्ञ होता है, मेध करवाया जाता है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनय वाले अभिनेत्री, जो कि सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। किसकी रचनाओं का संकलन है, तो प्रेमचंद का, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मुंशी प्रेमचंद की कुछ अन्य रचनाएं हैं, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रेम आश्रय, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान गबन, कफन आदि। तो ये भी हिंदी का सेट खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे 17 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट, और फिर हमारा जो री एग्जाम में चारों शिफ्ट का पेपर हुआ था, हिंदी को मैंने एक एक करके कवर कर दिया। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है। आपको बताना है कौन सा सही लिखा गया है। जो पहले ना हुआ हो होनहार बहुत गलत है। शत्रु को जीतने वाला अजात शत्रु, ये भी गलत है। आद से अंत तक अधोपांत बिल्कुल सही दिया गया, सी करेक्ट हो जाएगा। जो पढ़ा ना गया हो अपठनीय, ये भी गलत है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पढ़ा ना गया हो उसे हम अपठित कहते हैं, शत्रु को जीतने वाले को शत्रुंजय कहते हैं, और जो पहले ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में निर्वाद और निर्वाद और निर्वाद का उचित अर्थ बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए जो निर्वाद होता है इसका मतलब होता है निंदा, और निर्वाद का मतलब होता है विवाद रहित, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीता ने सुशीला को आवाज लगाई पर वह चली गई। कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया। कश्मीर में कई स्थल देखने योग्य हैं। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। देखिए यहाँ पे सब सही है, लेकिन तुम मेरे तरफ, ये कौन सा भाषा प्रयोग है, मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो इसमें डी थोड़ा सा वाक्य क्लियर नहीं है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। सांप का सांपिन, चूहा का चूहिया, बनिया का बनियान। देखिए तनुज का तनुजा, सांप का सांपिन, चूहा का चूहिया, बनिया का बनियान नहीं होगा, डी इसका जो विकल्प है वो गलत होगा। वधू शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो वधू का बहुवचन होता है वधुएं,
जो कि ऑप्शन आपके सामने कहाँ दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, शब्द में कौन सा कारक है? तो को शब्द देखते ही पता चल गया संप्रदान कारक, जो कि सी में दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कारक के कुछ पहचान। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो, ये पॉइंट याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखते ही पता चल गया होगा उल्लू जो है यह एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम जो शब्द है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शुष्क। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द का पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो कौमुदी ज्योत्सना जो दिया गया है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह जो है यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन जो है यह एक कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, कबीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो कवि प्लस ईश्वर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे आपको बताना है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो यह एक गुणवाचक विशेषण होगा। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? वह छत पर राम मंदिर अयोध्या में बना है। ठीक है, तो इसका देखते ही पता चल गया होगा कि सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित। वह छत पर है, राम मंदिर अयोध्या में बना है, यहाँ कर्म सहित ने। हाथी सो रहा है, अकर्मक है। रमेश ने खिलौने खरीदे, क्या खरीदे? प्रश्न करिए, तो क्या खरीदे? खिलौने खरीदे, कर्म दिया गया, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिकी में जो प्रत्यय है वह ई है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो निर्भिमान में निर जो है वह एक उपसर्ग है, जो कि सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। वेद पुराण, वेद और पुराण। नौ विधि, 9 प्रकार की निधियाँ, 9 निधि, 9 प्रकार की निधियाँ। देह, लता, लता रूपी देह, ये भी सही है। 9 प्रकार की निधियाँ नहीं होता, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 निधि का समास जो होगा विग्रह, 9 निधियों का समूह होगा, ये याद रखना है। आकर्षण का विलोम क्या होगा? तो आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण, जो कि डी में दिया गया है। सब और विपत्ति का होना, इसमें बताना है कौन सा लोकोक्ति सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे कुआं है पीछे खाई, जो कि साफ साफ दिख रहा है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उसका आंसर शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आप जान सकते हैं विभत्स का जुगप्सा या घृणा, रौद्र का क्रोध, करुण का शोक अस्थायी भाव होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा, तो दोहे का उल्टा सोरठा होगा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्लेष अलंकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता? भेद से, तो भेद का मतलब आपको बताना करेक्ट आंसर। तो मूल्य, प्रकार, भिन्नता, रहस्य, इन चारों में कौन सा संबंध नहीं रखता है? तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भिन्नता भेद का होता है, प्रकार होता है, रहस्य होता है, लेकिन मूल्य नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपको बताना है।
यह वाक्य किस प्रकार का है? गाय मीठा दूध देती है, तो यह एक सामान्य वर्तमान काल है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाच्य, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। कान पर जू न रेंगना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है, तो कुछ असर न होना, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अब इस गद्यांश को पढ़कर 27 से 31 तक उत्तर देना है, तो इसको पढ़ के आप इससे ढूंढ के उत्तर दे सकते हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बिल्कुल थक गया है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक थक गया है। कितना थक गया है, तो इसलिए नहीं पता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए, मृदु मतलब मृषण भी होता है, कोमल भी होता है, मुलायम भी होता है, लेकिन कूल नहीं होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिन, दीन का सही अर्थ क्या होगा? देखिए, दिन का मतलब दिवस होता है और दीन का मतलब जो होता है वो गरीब होता है। क्या होता है? गरीब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आँखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? देखिए, आप लोग कहते हैं प्रत्यक्ष आँखों के सामने, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, आँखों के सामने वाक्यांश के लिए सही शब्द प्रत्यक्ष होगा, और जो दृष्टि से परे हो उसे हम परोक्ष कहते हैं। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी जो है वह है मैथिली शरण गुप्त की, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त की कुछ प्रमुख रचनाएं और हैं, साकेत, यशोधरा, नहुस, विष्णुप्रिया, सैरंध्री और रत्नावली। हाँ, ये पॉइंट याद रखना है। नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो नीरजा जो है या महादेवी वर्मा की है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और महादेवी वर्मा को देखिए, रचनाएं जो निहार हैं, रस्म हैं, सांध्य गीत हैं, ठीक है, और 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी नहीं मिला, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किस कृति पे मिला है? तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि उन्हें महादेवी वर्मा को किस कृति पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से, जो कि सी में दिया गया है। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो पहले लौकिक संस्कृत, फिर पाली में, फिर प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में और फिर हिंदी में हुआ है। तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के जो फरवरी में पेपर हुआ था, चारों सेट के हिंदी के एनालिसिस। और आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो आएगा वो मैथ्स का आएगा, उसके बाद रीजनिंग आएगा, उसके बाद जीके के आएंगे। इन चारों को मैं आपको बता दूं, आपके सामने एक ही वीडियो में दे रहा हूं हिंदी को। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को अभी के अभी लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट पार्ट आपको किस सब्जेक्ट का, रीजनिंग का या मैथ का या जीके का चाहिए। जल्द से जल्द मैं कल तक उस वीडियो को लेके आऊँगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।